हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हब यूट्यूब चैनल में। अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रोहित गुप्ता, और आप ये कटिंग प्रोसेस एंड मशीनिंग टूल्स का लेक्चर नंबर 4 देख रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्थोगोनल कटिंग एंड ऑब्लिक कटिंग अच्छे से समझा था। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो टूल्स बनाए जाते हैं वो किसी एक स्टैंडर्ड पे बनाए जाते हैं। मतलब कि टूल्स में मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि टूल्स में रैक एंगल और क्लियरेंस एंगल दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं ये भी बताया था। तो वो रैक एंगल टूल्स में कैसे बनाए जाते हैं और क्लियरेंस एंगल कैसे बनाए जाते हैं। तो क्या टूल में यही दोनों एंगल होते हैं या इसके अलावा भी कई सारे एंगल और कई सारी टर्मिनोलॉजी और होती है। तो अगर और टर्मिनोलॉजी होती है तो वो किस स्टैंडर्ड को फॉलो करती है, तो वो आज हम सब लोग देखेंगे कि ऐसे स्टैंडर्ड के द्वारा टूल बनाया जाता है। तो उस टूल में क्या क्या एंगल कैसे बनाए जाते हैं वो सब हम लोग आज इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहले देखते हैं टूल सिग्नेचर और टूल ज्योमेट्री। मतलब टूल सिग्नेचर का मतलब यहाँ है इससे है कि टूल्स बनाने में क्या क्या चीज़ों का, पैरामीटर्स का और क्या क्या स्टैंडर्ड का यूज़ करके हम लोग टूल्स को बनाते हैं। तो टूल ज्योमेट्री में ये बेसिकली दो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हमें कुछ स्टैंडर्ड देती हैं। उस स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग टूल सिग्नेचर या टूल ज्योमेट्री तैयार करते हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशन है वो है एएसए, मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन सिस्टम। एएसए का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा। एएसए मतलब अमेरिकन, एस का मतलब है स्टैंडर्ड, ए का फिर एसोसिएशन। एएसए मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन सिस्टम। और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है वो है ओआरएस, मतलब ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम। ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम ये इसका फुल फॉर्म है। तो एग्ज़ाम में हम लोगों से या कह सकते हैं सिलेबस में केवल एएसए सिस्टम है, मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन सिस्टम ही दिया हुआ है। तो हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं। तो एएसए के हिसाब से जो टूल सिग्नेचर बनाया जाता है उसका एक सीक्वेंस होता है। वो सीक्वेंस आपको याद रखना है। तो सबसे पहला जो 7 टर्म ये होते हैं, इन सातों टर्म को एक सीक्वेंस होता है। वो सीक्वेंस ये है अल्फ़ा बी, सबसे पहले नंबर पे आता है अल्फ़ा बी, दूसरे पे आता है अल्फ़ा एस, तीसरे पे थीटा ई, चौथे पे थीटा एस, पाँचवें पे सी ई, छठवें पे सी एस और सातवें पे आर। अब पहले नंबर पे जो आता है अल्फ़ा बी, उसका न मतलब होता है बैक रेक एंगल। बी डिनोट करता है बैक को और अल्फ़ा डिनोट करता है रैक एंगल को। दूसरा में भी अल्फ़ा है मतलब ये भी रैक एंगल है, लेकिन ऐसा है तो मतलब साइड रेक एंगल। पहला बैक रेक एंगल, दूसरा साइड रेक एंगल, तीसरा थीटा ई मतलब क्लियरेंस एंगल। अब ई लिखा है तो इंड क्लियरेंस एंगल। ऐसे ही अगर थीटा एस है तो थीटा का मतलब हो गया क्लियरेंस और एस का मतलब हो गया साइड, तो साइड क्लियरेंस एंगल हो गया। अब सी ई का मतलब हो गया कटिंग एंगल, सी का मतलब हो गया कटिंग एंगल और ई का मतलब हो गया इंड, तो मतलब इंड कटिंग एज एंगल। सी ई क्या होता है? इंड कटिंग एज एंगल। इसी प्रकार सी एस क्या हो गया? सी हो गया फिर से कटिंग एज एंगल और एस हो गया साइड, तो ये हो जाएगा साइड कटिंग एज एंगल। और आर होता है जो होता है रेडियस को, तो इसलिए इसको बोलते हैं नोज रेडियस। तो अब हम लोग फिगर से देख लेते हैं एक एक करके ये हम एंगल टूल्स में कैसे प्रोवाइड कराते हैं। तो सबसे पहला नंबर किसका आता है? सीक्वेंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए सीक्वेंस को याद कर लीजिए, रट लीजिए। पहले पे अल्फ़ा बी, फिर अल्फ़ा एस, थीटा ई, थीटा एस, सी, सी एस और आर। ठीक है। तो पहला आता है बैक रेक एंगल। बैक रेक एंगल अल्फ़ा बी, अल्फ़ा डिनोट करता है रेक एंगल को और बी डिनोट करता है बैक रेक एंगल, तो अल्फ़ा बी हो जाएगा बैक रेक एंगल। ये कैसे देते हैं? ये मान लीजिए एक टूल है। टूल मैं पूरे टूल्स को एक जो होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिखाऊंगा, फिर उसमें डिनोट करूंगा कि किस प्रकार से अल्फ़ा बी दिया जाता है। तो अल्फ़ा बी में अगर ये कटिंग एज है आपका,
अगर ये कटिंग एज है आपका, तो जो पीछे की तरफ मतलब बैक मतलब पीछे की तरफ जितना एंगल से हमारा टूल झुका हुआ होता है उसको हम लोग अल्फ़ा बी या बैक रेक एंगल बोलते हैं। वैसे रेक्टेंगुलर में ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये मान लीजिए नीचे इतना कटा हुआ है, तो ये जितना कटा हुआ है उसको हम लोग अल्फ़ा बी बोलेंगे, जो कि हो जाएगा बैक रेक एंगल। ठीक है। इसी प्रकार होता है साइड रेक एंगल। अब बैक रेक एंगल में देखिए, अगर इस टूल को हम लोग ऐसे काट देते हैं तो ये बैक रेक एंगल है, बैक रेक एंगल तो बनेगा ही। अगर हम इसी को साइड में कुछ झुका देते हैं, ये कटिंग एज है आपकी, कटिंग एज से साइड में झुका देते हैं तो वो हो जाएगा साइड रेक एंगल। क्या हो जाएगा? साइड रेक एंगल, जिसे डिनोट करेंगे अल्फ़ा एस से। अल्फ़ा हो जाएगा रेक एंगल के लिए, एस हो जाएगा साइड, तो अल्फ़ा एस हो जाएगा साइड रेक एंगल के लिए, ये दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है। आई होप आप एक फिगर से अल्फ़ा एस समझ गए होंगे कहाँ है। अल्फ़ा बी पीछे की तरफ था, अल्फ़ा एस साइड की तरफ आपने नीचे झुका दिया। ठीक है। तीसरा आता है, वो आता है इंड क्लियरेंस एंगल। यहाँ पे थीटा डिनोट कर रहा है क्लियरेंस को और ई डिनोट कर रहा है इंड को, तो थीटा ई हो जाएगा इंड क्लियरेंस एंगल। ये तीसरे नंबर का एंगल है। और देखिए क्लियरेंस के लिए मैंने आपको बताया था ये टूल वर्कपीस से टच ना हो। तो वर्कपीस से टच कब नहीं होगा? जब हम लोग इस टूल को ऐसे करेंगे, तो अगर ये वाला पोर्शन अंदर की तरफ नहीं गया तो ये वर्कपीस से टच हो सकता है। तो इस वाले पोर्शन को, इंड का मतलब है नीचे वाले, नीचे क्या है? इंड। इंड को हम लोग अंदर की तरफ ढकेल रहे हैं तो हो जाएगा इंड क्लियरेंस एंगल। ये इंड है और ये साइड है, ये टॉप है, तो इंड क्लियरेंस मतलब इस वाले फेस को हम लोग अंदर की तरफ ढकेल देंगे तो हो जाएगा आपका इंड क्लियरेंस एंगल। अब इसी प्रकार अगर हम लोग साइड क्लियरेंस एंगल देखेंगे नेक्स्ट वाला, तो साइड क्लियरेंस एंगल जो होता है थीटा एस, एस डिनोट करेगा साइड को, थीटा डिनोट करेगा क्लियरेंस को। अब देखिए ये टूल में ये साइड फेस है, ये टॉप फेस है और ये इंड फेस है। तो इंड क्लियरेंस में आपने इस फेस को नीचे की तरफ अंदर ढकेल दिया था तो वो हो जाता है इंड क्लियरेंस। अब अगर साइड वाले फेस को हम लोग अंदर की तरफ ढकेल देते हैं तो वो हो जाएगा थीटा एस, जिसको हम लोग बोलेंगे साइड क्लियरेंस एंगल। ठीक है। अब नेक्स्ट एंगल जो आता है वो आता है इंड कटिंग एज एंगल। ये 5वें नंबर का एंगल है। इसको डिनोट करते हैं सी ई से। सी डिनोट करता है कटिंग को और ई डिनोट करता है इंड को, तो सी ई हो जाएगा इंड कटिंग एज एंगल। अब देखिए टूल का इंड फेस ये है, अब आपको कट करना है, ये आपका कटिंग एज हो जाएगी। अब कटिंग एज को यहाँ रखना है तो इंड को हम लोग जब नीचे वाले फेस को अंदर ढकेलते थे तो वो होता था साइड क्लियरेंस। लेकिन एज, अब आपको एज अगर बनानी है तो एज कैसे बनेगी? जब आप इस वाले फेस को इस डायरेक्शन में ढकेल देंगे तो ये आपकी एज और पेनी होके आ जाएगी। अगर आप इसको बाहर निकाल देंगे तो हमारी एज पेनी नहीं होगी। अगर हमें एज बनाना है तो इसको अंदर की तरफ ढकेलना होगा। जब इस वाले फेस को थोड़ा अंदर की तरफ यहाँ पे ढकेल देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, इस एंगल को, जितने एंगल को हमने यहाँ पे एंगल देख लीजिए, तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी ई, मतलब इंड कटिंग एज एंगल। इसी प्रकार जब आप ये हो जाएगा इंड फेस, अगर साइड फेस को आप इस डायरेक्शन में अंदर ढकेल देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? सी एस। अब देखिए आपको कटिंग एज बनानी है तो आप या तो इसको अंदर ढकेल दीजिए या फिर यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा कट कर दीजिए, मतलब इस डायरेक्शन में, मतलब ऐसा कट कर दीजिए। तो जब ऐसा कट करेंगे तो ये हमारा सी एस बन जाएगा, तो हमारा नई कटिंग एज बन जाएगी ये। तो इसीलिए जब ये नई कटिंग एज बन जाएगी तो ये थोड़ा सा पेनी हो जाएगी। तो इसी प्रकार की कटिंग एज बनाने के लिए हम लोग इसमें साइड कटिंग एज एंगल प्रोवाइड कर देते हैं। आई होप कि आप सभी लोग छाया एंगल समझ गए होंगे। नेक्स्ट है 7वां एंगल, जो कि है नोज़ रेडियस। देखिए मान लीजिए अगर आपने जो टूल की एज बनाई है वो बहुत ही पेनी है, तो आप जैसे ही मटेरियल से टच करेंगे वो तुरंत टूट सकती है, डैमेज हो सकती है और हमारा जो पावर कंजप्शन है उसमें ज़्यादा लगेगा। तो इन सब को कम करने के लिए और हमें अच्छी फिनिशिंग करने के लिए हम थोड़ा सा नोज़ रेडियस दे देते हैं, मतलब जो कटिंग एज में थोड़ा सा रेडियस प्रोवाइड करा देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा टूल लाइफ इंक्रीज हो जाती है। तो जितना रेडियस हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कर्व बना देते हैं तो ये कर्व का जो रेडियस होता है उसको हम लोग नोज़ रेडियस बोलते हैं।
ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग सातों एंगल समझ गए होंगे। तो जो आपका फाइनल टूल बनता है वो सारे एंगलों, मतलब जितने भी 7 एंगल आपने पढ़े हैं, ये सातों एंगल को एक टूल में प्रोवाइड कराया जाता है, तब आपका फाइनल टूल बनता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फाइनल टूल का भी फोटो दिखा देंगे 5-7 एंगल कट करने के बाद। तो आई होप आप लोगों को सारा 7 एंगल समझ में आ गए होंगे। ASA सिग्नेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको सीक्वेंस वाइज याद कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।